तो अगला सेशन हमारा चालू करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। पिछले सेशन में हमने लास्ट बात कंप्लीट करी थी बच्चों मेटाफेज की। मेटाफेज का मेन फीचर मैंने आपको याद रखने को बोला था कि सारे क्रोमोसोम मिडल में आते हैं, यानी कि मेटा, यानी सारे क्रोमोसोम इस सेंटर वाले जगह में आके एक साथ आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। यहां तक हमने कंप्लीट करा था। और इस मेटाफेज प्लेट पे जब क्रोमोसोम आ जाएंगे तो इन क्रोमोसोम्स के जो क्या सेंट्रोमियर यानी बीच में उनके जो सेंट्रल अटैचमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या अटैच होंगे, ऊपर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या बोला था, स्पिंडल फाइबर। क्या अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने माइटोटिक अपैरेटस बोला था, है ना। क्रोमोसोम और साथ में स्पिंडल फाइबर, इस पूरे डिजाइन को, इस पूरे जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उसको हमने बोला था माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, तो माइटोटिक अपैरेटस बन चुका है, अब सब कुछ रेडी है क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के लिए। यहां तक हमने बात की थी। चलो अब देखते हैं अगला फेज ऑफ द सेल डिवीजन, दैट इज योर एनाफेज। क्या होता है नेक्स्ट फेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम is split simultaneously and the two daughter chromatids, पहले उनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलते थे, याद है बच्चों। पहले हमने एक डायग्राम बना के देखा था, ये क्रोमैटिड जो मैंने बनाया है इनको हमने कौन से टाइप के क्रोमैटिड बोला था, याद है। इनको हमने कहा था सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। अब जो नए बन गए, अब जब स्प्लिट हो गए ना, जुदा हो गए, पहले जब एक साथ जुड़े हुए थे तो क्या थे, सिस्टर भाई बहनें थी, एकदम सगी बहनें जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, वेरी क्लोज टुगेदर। पर अब जब अलग हो गए, मतलब जुदा हो गए, अब वो क्या हो गए, डॉटर क्रोमैटिड हो गए, नए बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग जब नए बन गए तो उसको हम लोग बोलेंगे नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम। अब अलग हो गए तो दो नए क्रोमोसोम बन गए, तो अब उनको हम लोग बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। एंड दीज स्टार्ट माइग्रेटिंग towards the opposite poles, begin migration towards opposite poles। कैसे बताया था मैंने आपको, ये आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ये सारे क्रोमोसोम बीच में और यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर लगे, आप लोगों को ये दिखाया था मैंने। और मैंने क्या कहा था, स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे स्पिंडल फाइबर, और जब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये बीच में से क्रोमोसोम को आधा तोड़ के इधर लेके जाएंगे, आधा तोड़ के इधर लेके जाएंगे, ऐसे। हमने एक वीडियो भी देखा था उसका प्यारा सा, है ना। सो वो इस तरह से क्रोमोसोम्स को स्प्लिट करके दो अलग अलग पोल पे लेके जाता है। बोलेंगे ठीक है, ओके। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। आर्म जो है वो पीछे ट्रेल करते हैं। Thus, anaphase is characterized by following key events. Centromeres will split the chromatids and chromatids move to opposite poles. अब ये जो लाइन थी ना लास्ट वाली, ये कुछ बच्चों को समझ में आती, कौन सी, each chromosome moves away, centromere remains directed towards the pole and arms are trailing behind। तो यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा, जरा समझते हैं। देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लो ये सेंट्रोमियर है और ये इसके ऊपर जुड़े हुए दो क्रोमैटिड है, सही है। मैंने इधर एक धागा बांधा, इधर एक थ्रेड बांधा, इधर एक थ्रेड बांधा, और इस थ्रेड को मैंने जोर से इस डायरेक्शन में खींचा, ऐसे झटके से। तो ये देखो, ये समझो यहां पर सेंटर में ये एक क्रोमैटिड है, एक फिंगर, और ये थंब दूसरा फिंगर है, समझ रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो, ये क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, और बीच में यहां पे सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने इधर एक थ्रेड बांधा ये बाजू और इसको ऐसे जोर से खींचा, तो क्या होगा, क्या लगता है, ये स्ट्रेट थे, ये ऐसे हो जाएंगे खींचते वक्त। कैन यू इमेजिन, जो स्ट्रेट ऐसे थे ना आपके दोनों क्रोमैटिड्स, खींचते टाइम पे वो कैसे हो जाएंगे, वी शेप के दिखेंगे आपको। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो आपका जो क्रोमोसोम है वो इस तरह का दिखेगा आपको, क्योंकि ऐसा खींचा तो फिर जब झटके से खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों। तो ये जो वी शेप है आप यहां पर देख सकते हो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। ये देखो यहां पे उन्होंने कैसा दिखाया, दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसा शेप देखो, देख रहे हो आप शेप ऐसा। अब यहां पर वो ऐसे नहीं जा रहा ना, सीधा नहीं जा रहा है,
वो बेंड हो गया। आप इमेजिन कर पा रहे हो, बेंड हो गया क्योंकि वो ऐसे खींच रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम की जो शेप है ना मेटाफेज में, आपको अलग अलग शेप्स की दिखेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा अंदर इन डेप्थ जाते हैं। कैसे दिमाग लगाना है देखो, समझो। ये यहां लिखा नहीं है मैं, बट मैं बता रहा हूं, आगे काम आएगा, एमसीक्यूज में आता है। एक ऐसा क्रोमोसोम था जिसके दोनों क्रोमैटिड इक्वल लेंथ के थे, मान लो। एक दूसरा क्रोमोसोम था जिसका एक क्रोमैटिड बड़ा एक छोटा था। ऐसा भी हो सकता है ना, एक बहन बड़ी एक छोटी, ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स। एक ऐसा है कि भाई एक बहुत ही मतलब छोटा इधर और ये एक ऐसा एकदम बड़ा। देखो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था, या मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि दोनों क्रोमैटिड सेम साइज की होनी चाहिए। ऐसा कंपल्शन बोला था क्या कभी? नहीं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं ना, एक छोटा बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं? आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, इधर अगर मैं थ्रेड बांध के खींचूंगा, इधर थ्रेड बांध के, स्पिंडल फाइबर है ना, और इधर थ्रेड बांध के खींचूंगा, क्या आपको लगता है तीनों अलग अलग शेप के दिखेंगे बच्चों? आप सोच सकते हो, है ना। जिसमें इक्वल है, क्या वो मुझे वी शेप का दिखेगा? जिसमें एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा है, क्या वो मुझे एल शेप का दिखेगा? जिसमें एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही बड़ा है, क्या वो मुझे जे शेप का दिखेगा? क्योंकि मैं जब उसको ऐसे खींच रहा हूं तो आपको इमेजिन करना है, अच्छा सर ये जो पॉइंट है ना, यहां पे आपका सेंट्रोमियर था ये, और बाकी दोनों की लेंथ डिसाइड करेगी कि वो किस शेप का दिख रहा है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो क्या आपको पूरे पूरे क्रोमोसोम दिखते हैं? नहीं भाई, आपको सिर्फ वी, एल, जे और एक आई शेप का भी होता है। आई शेप का मतलब कि जिसका सेंट्रोमियर ना, जिसमें सिर्फ एक ही इतना बड़ा क्रोमैटिड था और सेंट्रोमियर ऐसे एंड में था, ऐसे दूसरा क्रोमैटिड ही था। ऐसा भी बन सकता है, मतलब दूसरा क्रोमैटिड होता है बट वो एकदम मतलब ना के बराबर होता है, समझ लो। ऐसे पूरा का पूरा सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया है टिप पे। तो वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ऐसे 4 अलग अलग शेप्स के आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। क्या ये इमेजिन कर सकते हैं आप लोग? राइट, है ना। तो मेटाफेज में शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल्सो मे बी डिफरेंट। अच्छा, क्या ये रियली मेटाफेज में दिखेंगे? नहीं, ये एक्चुअली मेटाफेज एंड हो गया और एनाफेज चालू हो गया। जब वो सेपरेट होने शुरू हुए ना, तब दिखेंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम कहां दिखते थे? सारे क्रोमोसोम मिडल में, सेंटर में, करेक्ट। उसके बाद एनाफेज में अब आपको वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप के दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पर एक स्टेटमेंट ऐड कर दो आप लोग, क्रोमोसोम्स में एग्जिबिट द फॉलोइंग शेप्स। ऐसे लिख दो, द फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। सॉरी, आई शेप। आई शेप इज जस्ट वन डंडी, वन लाइन ऐसा, ठीक है। इनके डिटेल्स में आपको आगे के क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो। इन चारों के और भी बहुत डिटेल्स हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, बट एटलीस्ट इतना बेसिक आपको इस समय पता होना चाहिए, ठीक है। 2 की इवेंट्स हो गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए, क्रोमैटिड्स अलग हो गए, क्रोमैटिड्स अलग अलग पोल्स पे चले गए। डायग्राम में बहुत ही प्यारे तरीके से दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है लास्ट आपका टीलोफेज। तो टीलोफेज समझने के लिए आपको पहला फेज याद होना चाहिए। प्रोफेज में क्या हुआ था बच्चों? व्हाट वाज द मेन इवेंट ऑफ प्रोफेज? याद करो, प्रोफेज का मेन इवेंट क्या था? अब बोलोगे सर प्रोफेज का मेन इवेंट था क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ था। क्या ये याद है सबको? याद करो, याद नहीं है तो रिवाइज करो। क्या बोला था? इन प्रोफेज व्हाट वाज द मेन इवेंट, व्हाट वाज द कैरेक्टराइज्ड मेन इवेंट? इट वाज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड, जो ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर था ना। चलो देखते वापस, कहां गया? अरे हाँ, ये
जो ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर था ये वाला, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर था बच्चों, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गया था लेट प्रोफेज तक आते आते। प्रोफेज में मेन ये काम हुआ था। टीलोफेज में आप मान लो कि इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, क्योंकि एक रेगुलर सेल में क्या चाहिए आपको, क्रोमैटिन चाहिए कि क्रोमोसोम दिखना चाहिए। नॉर्मल सेल क्रोमैटिन थ्रेड दिखना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्या करना पड़ेगा, क्रोमोसोम को वापस खोल दो और क्रोमैटिन थ्रेड बना दो। करेक्ट है। और क्या क्या हुआ था प्रोफेज में, प्रोफेज खत्म होने से पहले न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस का जो बाहर का जो रिंग था, जो कवरिंग थी, वो गायब हो गया था, ये याद है। तो वो भी वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्यों, करना क्या है, करना ये है कि जो हमने जो चीजें प्रोफेज में हटा दी थी, निकाल दी थी, अब नया सेल बन गया ना, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तब नया सेल बन रहा है तो वापस उसको शुरू से पूरा रिस्टोर करके देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आपके घर में पेंटिंग का काम चलता है तो आपने देखा होगा ना, आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं, वो पेंटर को बुलाते हैं, भैया आप सब जगह पेपर लगाओ, है ना, हमारा एसी वेसी सब कवर करो, सब सामान यहाँ का वहाँ करो, फिर पेंटिंग करो, फिर वापस सारा सामान वापस लगा के जाओ। बोलते कि नहीं, जहाँ पे था वहीं पे लगा दो सारा सामान फिर से, है ना। तो बस सेल भी वही कर रहा है। वो बोलेगा भाई तुमको क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनाने का काम दिया था, ठीक है, बट जैसे हमारा पुराना पहले सेल था वैसे का वैसे रख के जाओ। चलो न्यूक्लियर का तुमने न्यूक्लियस का पूरा एनवलप हटाया था, वो भी बनाओ। तुमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब कर दिया था, वो भी बनाओ। न्यूक्लियोलस गायब कर दिया था, वो भी बना के जाओ। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है ना। चल, तो यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। पहली बात, क्रोमोसोम्स पहले कंडेंस हुए थे, तो अब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बताओ, अब क्या हो रहे हैं, डीकंडेंस। बोले सर ये तो बहुत इजी है, पहले कंडेंस याद करना था, अब डीकंडेंस याद कर लेना, सिंपल है। ओके, नाउ क्रोमैटिन मटेरियल बन गया और वो कलेक्ट हो गया एट ईच ऑफ द टू पोल्स। वेरी गुड। एंड हियर व्हाट आर द की इवेंट्स हैपनिंग, द क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब छोटे ऐसे इंडिविजुअल पैकेट्स या इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो वो दिखने लगे थे, उनकी आइडेंटिटी अभी लॉस हो गई। नाउ दे बिकम, आप यहां पे ऐड कर दो, एंड बिकम क्रोमैटिन। क्या ये बात समझ में आ रही सभी बच्चों को। आई होप सब लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं और वर्ड बाय वर्ड लिखते जा रहे हैं, गड़बड़ नहीं करना प्लीज। चलो, सो क्रोमोसोम्स की डिस्क्रीट आइडेंटिटी चली गई और वो क्रोमैटिन वापस बन गए, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियर एनवलप अगेन डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स एंड फॉर्म्स टू सेपरेट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर एनवलप पहले डिसअपियर हुआ था, अब वापस बन गया। एंड न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब रीफॉर्म, हाँ वो रिफॉर्म वाला नहीं जो ज्योतिबा फूले लाए थे, रिफॉर्म वो वाला नहीं, हाँ ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दे आर अगेन डेवलप्ड, अगेन फॉर्म्ड। चलो मार्क करो फटाफट। तो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज हमारे यहां पे कंप्लीट हो गए। फिर से रिवाइज कर लो, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं। चलो, अब न्यूक्लियस बन चुका, नेक्स्ट फेज है साइटोकाइनेसिस, यानी कि एक्चुअल सेल के जो सेल के पार्ट्स है, सेल के ऑर्गेनेल्स है, सेल का साइटोप्लाज्म है, उसका डिवीजन। सेल के ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस हो रहा है। सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं उन्हीं के ऊपर फोकस करना। क्या होगा, जब आप रिवीजन के लिए चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके 10 पेजेस में से आपने मार्क किया है, पूरा कंडेंस करके मटेरियल आपके पास बन गया। जितनी मार्क की हुई चीजें उतनी ही पढ़नी है। ओके, तो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। बोलोगे ठीक है। इन एन एनिमल सेल, अब साइटोकाइनेसिस 2 अलग अलग तरीके से होता है बच्चों। एनिमल सेल में इट हैपेंस डिफरेंटली एंड प्लांट सेल में इट हैपेंस डिफरेंटली। द मैकेनिज्म of cytokinesis, how cytokinesis is achieved, that process is different for plant cell and animal cell.
आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये प्लांट सेल में होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल प्लेट डिफरेंशिएशन और सेल प्लेट सेपरेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन एक्चुअली. ठीक है, ऐसे होता है. देखो, इन प्लांट्स, आप लिखो इन प्लांट्स और यहां लिखो इन एनिमल्स. तो प्लांट सेल, इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अभी प्लांट सेल में कैसे होता है? प्लांट सेल में होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. कैसे होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे तभी आपको याद रहेगा. प्लांट सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, और एनिमल सेल में फॉर्मेशन ऑफ फरो, फॉर्मेशन ऑफ फरो. फरो समझते हो? इंग्लिश का वर्ड फरो. फरो का मतलब किसी चीज में ऐसा छोटा सा खड्डा होगा ना तो उसको फरो बोलते हैं, है ना. जैसे ये शेप है सर्कल, लेकिन उसमें छोटा सा ऐसा खड्डा हो गया, उसको फरो बोले, है ना. जैसे अपने इधर माथे पे ऐसे होती है ना फरो, उसको फरो बोलते हैं इंग्लिश में अपन. ओके, तो प्लांट में क्या होगा? सेल प्लेट बनेगी तब साइटोकाइनेसिस होगा, और एनिमल सेल में क्या होगा? जब फरो बनेगा तब साइटोकाइनेसिस होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत इजी हो गई. अब जरा देखते हैं डायग्रामेटिकली. इन एनिमल सेल अपीयरेंस ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन थी सेल की, उसको ऑब्वियसली हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सबको पता है. ये फरो बनेगा, और ये फरो को होगा क्या कि ये ग्रेजुअली डीप होता जाएगा. ये ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? डीप होता जाएगा, and ultimately joins in the center dividing the cytoplasm into two. Okay? अभी प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल. ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी में भी सिखाया था. प्लांट सेल और एनिमल सेल का फर्क मेन था कि भाई बाहर क्या है? सेल वॉल है. बाय द वे, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? फटाक से आना चाहिए. आंसर है सेल्यूलोज. प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है बच्चों? चिटिन, काइटिन, है ना. यस. तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो उसमें फरो जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो टफ होती ना, है ना. तो इसीलिए होता क्या है? सेल प्लेट बनता है. द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रीकर्सर. प्रीकर्सर का मतलब भी समझाया था. जो चीज कोई सब्सटेंस का एक स्टेज पहले का है उसको प्रीकर्सर कहते हैं, है ना. जैसे ये आगे जाके कुछ बनेगा, जैसे आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे, तो आप अभी आप मेडिकल स्टूडेंट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, तो आप डॉक्टर के प्रीकर्सर हो गए. ठीक है, आप ही आगे जाके बनोगे, तो उसको बोलते हैं प्रीकर्सर, है ना, एक स्टेज पहले. तो पहले सेल प्लेट बनती है, और वो जो सेल प्लेट है that is a precursor of cell wall. Very very important MCQ question, direct MCQ question. क्या लिख के रखेंगे नीचे? सेल प्लेट इज प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल. क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑफ न्यू सेल वॉल. बोलो हाँ कि ना. सेल प्लेट इज प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल. पहली बात, सेल प्लेट किससे बनी है? सेल प्लेट बनी है मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स. अच्छा, दो अलग अलग सेल के बीच की जो वॉल होती है ना, पतली सी, उसके लेयर्स होते हैं. उन लेयर्स को लैमेला कहते हैं. क्या कहते हैं? लेयर्स को परत, परत, लैमेला, लेयर. उसको क्या कहते हैं? वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड क्या है? लैमेला. तो उसका जो मिडल बीच वाला लैमेला है ना, उससे बनता है सेल प्लेट. बीच वाले लैमेला को ही सेल प्लेट बोल दो, या बीच वाले लैमेला से सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट से सेल वॉल बनती है. क्या ये समझ में आ रहा है? लैमेला से सेल प्लेट, सेल प्लेट से सेल वॉल. ओके, अगेन इसका स्ट्रक्चर अपने को डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नाम के चैप्टर में समझ में आएगा. ठीक है, कि वो लेयर कैसा दिखता है मैं आपको समझाऊंगा. अच्छा, तो यहां पर सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स,
एंड ऑर्गेनेल्स जो थे, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑर्गेनेल्स जो थे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं सेल में, वो सारे भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। मैंने पिछली बार याद है बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल दिया था कि भाई मेन जो पुराना सेल है वो पप्पा है ना, वो हेड ऑफ द फैमिली है, और दो बेटियां है, वो दोनों को इक्वल सामान देना चाहता है वो, तो वो क्या करता है, पहले सारी चीज़ों का रेप्लिकेशन करके रखता है ना ऑर्गेनेल्स का। एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो उसको 2 करेगा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसकी कॉपी बनाएगा, न्यूक्लियस की कॉपी तो उसने बेचारे ने मेहनत करके बना ही ली 4 स्टेप्स में, है ना, न्यूक्लियस की कॉपी बन गई कहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस में। तो अब वो सब जब उसने कॉपीज बना ली तो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त क्या करेगा, दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक नया जो एक स्टेप है, ये बहुत ही यूनिक स्टेप है इन सर्टन ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से सुनना, ये अलग कलर से मार्क करना, काफी अलग यूनिक ये है। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं होगा, वापस से न्यूक्लियस का, मतलब ये पूरा डिवीजन न्यूक्लियस का चलते रहेगा। तो इसमें क्या होगा आप सोच सकते हो? ये तुम्हारे पास सेल था, समझो ये तुम्हारे पास सेल था, ठीक है, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए ना 2 पोल पे, यस बच्चों। अब ये सेल डिवाइड नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, क्या हुआ, ये न्यूक्लियस की और 2 कॉपी बन गई, ये वाले न्यूक्लियस की और 2 कॉपी बन गई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गया। बोलो हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? ये बन गया मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब कि अब सेल एक ही है पर उसके अंदर न्यूक्लिया बहुत हो गए, है कि नहीं? लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल तो हमने देखे, हमने पढ़े उनके बारे में, हमने सबने सुना हुआ है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, यस होते हैं ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं? वी कॉल दिस कंडीशन एज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंसिशियम। स्पेलिंग बरोबर देखना, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बरोबर देखना। आई नो मेनी टीचर्स ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स कॉल इट सिंसाइटियम। सिंसाइटियम नहीं होता, सिंसिशियम होता है। क्या होता है? सिंसिशियम। इसका मतलब क्या है जरा समझाता हूं, डिटेल में समझना। सिंसिशियम का मतलब, द वर्ड सिन, वर्ड SYN, सिन मीन्स व्हाट? आप लोगों ने सुना है सिन? कोई चीजें सिंक्रोनाइज हुई है, आपका फोन, हाँ बहुत बार आप देखते हो आपका फोन और आपका लैपटॉप सिंक होता है। एप्पल वालों को पता होगा, ये सिंक कर लो, सिंक, SYNC। क्या होता है सिंक? एक बहुत फेमस बैंड भी है सिंक। डेटा शेयर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, सब में एक जैसा हो जाता है, सेम टू सेम आ जाता है, कॉपी बन जाती है। सिन का मतलब होता है टुगेदर। सिन, अच्छा बायोलॉजी में सिन और सिम ये दोनों का मतलब होता है टुगेदर, दोनों का मतलब होता है टुगेदर। तो सिंसिशियम, द वर्ड सिन मीन्स टुगेदर, और साइटो का मतलब तो पता था ना अपने को, साइटो का मतलब था सेल। तो सिन साइटो का उन्होंने क्या लिया? CYTIUM, सिंसिशियम। समझ रहे हो? सिंसिशियम मतलब एक्चुअली वो मेनी सेल्स के जैसा एक सेल है, बहुत सारे सेल्स टुगेदर। वर्ड समझ में आया? सिंसिशियम। द स्ट्रक्चर इज बेसिकली लाइक नॉट वन सेल, इट इज लाइक मेनी सेल्स टुगेदर। मानते हो ये बात? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए। क्या मैं उसको पॉलीकैरियोटिक बोल सकता हूं? मल्टीपल न्यूक्लियाई, पॉली मीन्स मेनी, कैरियन मीन्स न्यूक्लियाई, बोल सकता हूं ना? मल्टी कैरियोटिक या पॉलीकैरियोटिक भी बोल सकता था ना बच्चों? बोलो हाँ कि ना? तो ये वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। सिंसिशियम का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, और ये आपके अच्छा जो मैं पेपर्स बोलता हूँ या क्वेश्चन बोलता हूँ आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ। 2016 के नीट के एग्जाम में फेज 1 या फेज 2 में मुझे याद नहीं, बट एग्जाम में आया था कि कोकोनट के अंदर जो पानी है, कोकोनट वाटर, वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? फ्रूट, ओव्यूल, एंडोस्पर्म वगैरह, एंड द आंसर वाज ऑब्वियसली एंडोस्पर्म। हाँ, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको आप नारियल पानी बोलते हो।
अपन सिंपल भाषा में नारियल पानी बोलते हैं ना, कोकोनट वाटर, वो एक्चुअली उस प्लांट का क्या है, वो उसका एंडोस्पर्म है। वो कैसे बना, वो बनते वक्त बार बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई? नारियल का पानी कैसे बनता है कोई पूछेगा आपको तो आप क्या बोलोगे? वो सिंसीशियम है, यानी कि इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स और वन सेल बेसिकली विद मेनी न्यूक्लियाई, वेयर कैरियोकाइनेसिस हैपेंड बट साइटोकाइनेसिस डिड नॉट हैपन। समझ में आई बात बच्चों? और ऐसे वो बन जाता है लिक्विड। ऐसा और एक क्लासिक एग्जांपल आप मेंशन करके रखना, ऑल्सो सीन इन फंगाई। किंगडम फंगाई किया है ना हमने। फंगाई में सिंसीशियम बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत दिखता है फंगाई के अंदर। उसमें जो माइसीलियम बनते थे ना, ऐसे ब्रांचेस, मैंने बताया था माइसीलियम बोलते थे उनको, है ना। वो ब्रांचेस जो है माइसीलियम जो है वो भी सिंसीशियम की तरह काम करते हैं। उसको हम लोग सीनोसिटिक बोलते थे। सीनोसिटिक हाइफे, ये वर्ड हमने मार्क किया वहां पे, सीनोसिटिक हाइफे। बट मेनली आपका यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, मार्क करके रखना बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ में आया? साइटोकाइनेसिस में एक फरो हो सकता था अगर एनिमल सेल है तो, सेल प्लेट बन सकती थी अगर प्लांट सेल है तो। डायग्रामेटिकली देख लेना, जैसे कि यहां पर एक ओरिजिनल मेरा सेल था और इस सेल में यहां पर मेरा एक न्यूक्लियस बन चुका था और यहां पर एक न्यूक्लियस बन चुका था। टीलोफेज तक ये काम हो चुका है, बरोबर है। इन दोनों के अंदर क्या था बताओ? दोनों के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड बन गया था, ये मैंने धागे जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस बच्चों? और मैं आपको साइटोप्लाज्म ऐसे येलो कलर से बना के दिखा रहा हूं। मेरी मेहनत को आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? मतलब देखो, मैंने जिंदगी में मेरे स्कूल में कभी ड्राइंग वाइंग कलरिंग वलरिंग नहीं की, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे आर्टिस्ट बना हुआ है यार आदमी आपके लिए। देखो सो आपको यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यहां पर बनेगा एक छोटा सा खड्डा, एक फरो बनेगा, फरो। एक साइड में क्या बनेगा? एक फरो। दूसरे साइड में भी बनेगा फरो। फिर ये फरो क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। फिर ये वाला फरो थोड़ा बड़ा होगा। फिर ये दोनों सेंटर में आके मिल जाएंगे। ये दोनों सेंटर में आके मिल जाएंगे तो क्या होगा? अरे बताओ क्या होगा? अब होगा दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन। तो ये ऐसे सेल हो जाएंगे, दो नए सेल बन गए। और दो नए सेल बनने के बाद अब वो अपनी अपनी ग्रोथ वगैरह करेंगे। जरूरी थोड़ी कि दोनों सेल सेम साइज के बने। दोनों को न्यूक्लियस मिल गया, दोनों को ऑर्गेनेल्स मिल गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन हमेशा इक्वल ही होना चाहिए? नॉट नेसेसरी। साइज में थोड़ा फर्क रहेगा चलेगा, बाकी अपनी वो ग्रोथ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो ये हुआ फरो वाला फंडा, ये हो गया फरो वाला फंडा, ठीक है। अभी सेल प्लेट में क्या हो रहा है भाई? तो यहां पर सेल वॉल थी, प्लांट सेल की सेल वॉल थी बाहर, है ना। ये प्लांट सेल था, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और बाहर थी सेल वॉल। बोलोगे ठीक है। यहां पर भी सेम चीज हुआ था कि भाई दो न्यूक्लियाई बन गए थे। जरूरी नहीं कि आप टॉप और बॉटम में ही बनाओ, आप दो साइड पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ दो साइड पे दो न्यूक्लियाई बन गए ऐसा दिखाना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? बीच में क्या बनना चालू होगा बताओ? क्या बनना चालू होगा? सेल प्लेट बनना शुरू होगी और ये सेल प्लेट आगे जाके क्या बन जाएगी? सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो बाहर के सेल है ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगे ऐसे, और ये सेल वॉल में कन्वर्ट हो गई तो अब ऐसे दो अलग अलग सेल्स बन गए। क्या ये बात समझ में आई? अगेन दो छोटे सेल है, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत सिंपल चीज है, इसके ऊपर ज्यादा इसमें रिसर्च मत करना, आज ही पीएचडी मत करने लगना, ठीक है। बेसिक चीज, फरो सेल प्लेट, क्लियर। चलो आगे जाते हैं। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? पूरा माइटोसिस खत्म हो गया, चलो डन। माइटोसिस में क्या क्या सीखा आपने? ब्रीफ में अगर आपको मैं 5 सेकंड में रिवाइज करने को बोलूं तो बोलोगे सर माइटोसिस में
हमने कैरियोकाइनेसिस देखा और साइटोकाइनेसिस देखा, और कैरियोकाइनेसिस में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज देखा। यस, इतना ही था ना। इतना होने के बाद अब जानना है कि माइटोसिस हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो सबसे पहली बात ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है। यूजुअली ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है। कौन से वाले, विच वंस? सोमैटिक सेल्स में किया था लास्ट टाइम। किसमें होता है ये? नॉर्मली बॉडी सेल्स यानी कि सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। कुछ इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स, इन सम लोअर प्लांट्स, ये तो हमने देखा हुआ ऑलरेडी। एल्गे वगैरह जो लोअर प्लांट्स थे ना, उसमें हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो रहा था। एंड इन सम इंसेक्ट्स, है ना। हनी बीज वगैरह में होता है, हनी बीज में बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। एनिमल किंगडम में वगैरह हम लोग बात करेंगे हनी बीज के ऊपर, आर्थ्रोपोडा में, है ना। तो लोअर प्लांट्स में तो हमने देख लिया था कि हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकता था, बट मेजॉरिटी केसेस में डिप्लॉयड सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं जिसमें माइटोसिस होता है। क्लियर? अच्छा, क्यों करने की जरूरत है? तो भाई ग्रोथ कब होगी? जब माइटोसिस होगा। जब तुम्हारे बॉडी सेल्स डिवाइड ही नहीं होंगे तो ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी। तो माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है आपके शरीर में, आपके या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सर ग्रोथ। ग्रोथ है, आप बोलोगे ठीक है। दूसरा इट इज एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या होता है? इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सो जरा सोचो क्यों, कैसे? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्यों? जब सेल ग्रो होता है तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल की साइज बढ़ती है, न्यूक्लियस जनरली ज्यादा नहीं बढ़ता। बरोबर बोल रहा हूं? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको अच्छा एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका ब्रेन बढ़ते रहता है क्या? कि ब्रेन बन गया? बॉर्नविटा की एड देखी थी? 90% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है, बोलती है ना वो आंटी बॉर्नविटा की एड में। मतलब आप जब 5 साल के थे तो आपको 90% आपका ब्रेन बन गया, उसके बाद नहीं बन रहा, लेकिन आपकी हाइट तो बढ़ रही है कि नहीं? आप समझो न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन है और साइटोप्लाज्म उसका शरीर है। शरीर तो मोटा होते जाएगा जैसे जैसे ग्रोथ होगी, लेकिन ब्रेन बढ़ रहा है क्या? न्यूक्लियस बढ़ रहा है? नहीं। तो क्या हुआ? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करो साइटोप्लाज्म, दो भाई डॉटर सेल को, नहीं तो फिर क्या होगा? रेशियो में गड़बड़ हो जाएगी। सो टू रिस्टोर बैलेंस टू द रेशियो द सेल नीड्स टू डिवाइड। क्या ये समझ में आया अभी? जैसे हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है कि भाई दिमाग छोटा रह गया, शरीर बहुत बड़ा हो गया, खली जैसा, तो हमको क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करना पड़ता है कि भाई कंट्रोल में आ जा। वैसे ये भाई तू आजा, रिस्टोर कर ले, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लिमिट में रहने चाहिए, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा, तो ये सेकंड हो गया, पहला था ग्रोथ, दूसरा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन करना। क्लियर? तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा आप लोग देखिए क्या है? थर्ड इज सेल रिपेयर। ऑफ कोर्स, सेल में इंजरी हुई तो, जैसे मेरे को आप देख सकते हो इतना बड़ा यहाँ पे स्कार, अभी दिखेगा नहीं शायद इतना दूर से, इतना बड़ा है कि यहाँ पे स्कार है। मैं 7-8 साल पहले बाइक से गिर गया था, एक्सीडेंट हुआ था, तो स्कार है। तो जब स्किन पूरी निकल गई तो नई स्किन बनने के लिए क्या चाहिए? नए सेल्स चाहिए। और नए सेल्स कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। सीधी बात है कि नहीं? तो सेल का रिपेयर या टिश्यू की इंजरी का रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस चाहिए। अब बोलेंगे ओके, फेयर इनफ। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ गट समझते हो? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अपन सिंपल लैंग्वेज में गट बोलते हैं, GUT गट, है ना। ब्लड सेल्स, आपके ब्लड के सेल्स RBCs, है ना, ये कंटिन्यूसली रिप्लेस, मतलब सेल मरता है फिर नया बनता है, सेल मरता है नए सेल बनते हैं। तो जो पुराने सेल मर गए उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल चाहिए ना, तो नए सेल कैसे बन रहे हैं? माइटोसिस से। अगेन जो लड़कियां उनको तो ये पता ही होगा, आप लोग वो करते हो, क्या बोलते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, फेस मास्क, है ना, वो पील ऑफ मास्क, और वो श्रद्धा कपूर की ऐड आती है टीवी में, है ना, वो डेड स्किन सेल्स हटा दो तो गोरा दिखेगा, ऐसा कुछ बताती है ना वो। तो भाई वो पुराने सेल जब आप हटा रहे हो तो नए सेल जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? माइटोसिस से बन रहे हैं। सही है कि नहीं, है ना। तो हमारे बॉडी में जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, सोमैटिक सेल्स, भले वो इंजरी की वजह से हो, रिपेयर के लिए हो, या डेली वेयर एंड टेयर, आप नहा के आते हो, टॉवल से जोर से पोंछते हो तो स्किन की ऊपर के लेयर के बहुत सारे सेल निकल जाते हैं, ये सबने पढ़ा है स्कूल में, यस और नो। तो वो सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी माइटोसिस चाहिए। क्लियर, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए। चलो, प्लांट्स में क्या, ये सारे तो एनिमल में हो गए ना, प्लांट्स में क्या, माइटोटिक डिवीजन हैपेंस इन मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। प्लांट सेल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। तो आई वांट यू टू नोट अ कपल ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है, यहां पे नोट कर लेना। पहला कि भाई मेरिस्टेमैटिक वर्ड का मतलब क्या, मेरिस्टेम, क्या, मेरिस्टेम इज ग्रोथ टिश्यू इन प्लांट, समझ रहे हो। प्लांट्स में ग्रोथ टिश्यू को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ जो है ना प्लांट की, वो मेरिस्टेम में होती है, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू में। और दूसरा, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आपके ब्लड का जो रेड ब्लड सेल है ना, उसका लाइफ स्पैन कितना है। आप बोलोगे ये कहां से आ गया अचानक सर, देखो यहां पे लिखा है ना, ब्लड सेल्स आर रिप्लेस्ड। तो ये आपको पूछता है बहुत बार, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके नीट का। आप कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी पुराना आप टेस्ट सीरीज किसी भी क्लासेस का कुछ भी उठा के देखोगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या कि एक रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितनी, एक जीवन की उसकी पूरी स्पैन कितनी होती है, 120 डेज। आपके ब्लड का हर सेल 120 दिन बाद मर जाएगा, मतलब हर सेल मतलब हर रेड ब्लड सेल। तो इसलिए नए सेल्स बना के रखने पड़ते हैं। प्लीज ये नोट करके रखेंगे बच्चों। तो प्लांट का मेरिस्टेम टिश्यू, ओके, प्लांट का कैम्बियम, मेरिस्टेम इज फॉर प्राइमरी ग्रोथ, कैम्बियम इज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अभी फिलहाल इतना याद रखो, आगे इसके डिटेल्स करेंगे। मेरिस्टेम फॉर प्राइमरी ग्रोथ, यहां पे लिख देना, मेरिस्टेम फॉर 1 डिग्री समझते हो ना, प्राइमरी। कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसा मेंशन करके रख दो, ठीक है। तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए है, इनमें भी माइटोसिस होते रहता है। तो प्लांट्स में मेरिस्टेम और कैम्बियम दोनों में माइटोसिस होता है, और एनिमल्स में तो बता ही दिया, स्किन के सेल्स, एपिडर्मिस के सेल्स, आपके इंटेस्टाइन के सेल्स, आपके ब्लड के सेल्स, आपके हेयर, नेल्स। हेयर और नेल्स डेड सेल्स होते हैं, पता है ना सबको, फिर भी ग्रो होते हैं। तो यहां तक हमारा माइटोसिस का सिग्निफिकेशन। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि माइटोसिस जो है वो जाइगोट के लेवल से शुरू हुआ था। याद करना, मैंने बोला था हम सब एक सिंगल सेल से आए हैं। जाइगोट बना डिप्लॉयड सेल था और वहां से माइटोसिस की शुरुआत हो गई थी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो एंड देन फिर हमारा पूरा डेवलपमेंट चालू हुआ। ओके, नेक्स्ट है फंडा अपना मियोसिस का। अलग नेक्स्ट टाइप का सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस। मियोसिस को शॉर्ट में डिस्क्राइब कैसे किया था हम लोगों ने, याद करो, 1 डिप्लॉयड मदर सेल। यस, रिडक्शनल डिवीजन बोला था। एक डिप्लॉयड मदर सेल थी, उसमें से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे थे। सिंपल, यही था ना फंडा, ये लिख के रखना। मियोसिस में क्या हो रहा है, एक डिप्लॉयड मदर सेल है जिसको हम लोग 2n बोलते हैं, और 4 हैप्लॉइड यानी कि n वाले डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? ओके,
चलो अभी इसमें ना काफी फटाफट जा सकते हैं। इसमें सिर्फ प्रोफेज जो पहला है ना वो फर्क है, उसका डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पूरा रिपीट है, तो बहुत फास्ट जा सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। चलो ओके, मियोसिस की खासियत क्या थी? आप बोलेंगे सर मियोसिस हो रहा था जर्म सेल्स में। मियोसिस की खासियत ये थी कि मियोसिस किस में हो रहा था? जर्म सेल्स में हो रहा था। और जर्म सेल्स का काम क्या है? जर्म सेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो मियोसिस अकर्स इन germ cells to produce gametes, सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, जर्म सेल हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? बच्चे हमेशा बोलते हैं सर मियोसिस हो रहा है ना तो हैप्लॉइड होगा। अरे भाई जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है तो जर्म सेल तो खुद डिप्लॉइड था ना, जो गैमीट बना वो हैप्लॉइड था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे बोलते हैं जर्म सेल एसोसिएटेड विद मियोसिस, आंख बंद करके गधे जैसा हैप्लॉइड। अरे नहीं, सोचो जरा, अगर पहले से हैप्लॉइड होता तो 4 गैमीट तो हाफ एन वाले बनते ना यार। समझ में आया? बोलो हाँ की ना, है ना? तो ध्यान देना। अच्छा, गैमीट्स की 2 वैरायटी अपने को मालूम है, गैमीट्स की 2 वैरायटी पता है गैमीट्स जनरली। अच्छा, आइसोगैमेस स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में। प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में कुछ आइसोगैमेस भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट में कोई फर्क नहीं है। बट जनरली अगर हम कहें थोड़े वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें गैमेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। जैसे मेल्स के केस में बोले तो मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवम। बोलेंगे हाँ बरोबर है। अच्छा, मेल और फीमेल अलग अलग है, तो ये प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है? दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या है लाइफ में? बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल क्या है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यस, ओनली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग तो असेक्सुअल से भी बन सकता था। ऑफस्प्रिंग तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी तो बन सकता था। जरूरी क्यों है? द मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे पेरेंट्स के। क्या मिलेंगे? ध्यान से सुनना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, ये पॉसिबल है ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में नहीं होता। किसमें होता है? सिर्फ सेक्सुअल। तो आप थोड़ा एक दिमाग लगाओ, आप थोड़े थोड़े अपने मम्मी के जैसे भी दिखते हो, थोड़े थोड़े पापा के जैसे भी दिखते हो। रियलिटी है ना। हर बच्चा थोड़ा बहुत मम्मी के जैसा दिखेगा, थोड़ा बहुत पापा के जैसा दिखेगा। आपके दांत हो सकता है मम्मी के जैसे हो, आंखें पापा के जैसी हो, बाल मम्मी के जैसे हो, हाइट पापा पे गई हो, स्किन कलर मम्मी का हो, है ना, हेयर कलर पापा का, कुछ भी एकदम कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं ना, है कि नहीं? ये मिक्सिंग क्यों हुई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर असेक्सुअल होता तो मिक्सिंग होती क्या? नहीं होती। तो मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है पहले ये समझो। क्यों करना है, मेहनत क्यों करनी है मियोसिस की? माइटोसिस चल तो रहा था अच्छा खासा। मियोसिस की मेहनत है टू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स इन द न्यू जनरेशन। जो अगली जनरेशन हमारी आएगी, हम हमेशा चाहते हैं हमारी अगली जनरेशन को हमारे अच्छे कैरेक्टर्स मिले, हाँ कि ना? अगर अमिताभ बच्चन लंबा है तो वो चाहता था कि भाई अभिषेक बच्चन भी लंबा हो, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं? अगर फॉर एग्जाम्पल एक जैसे अगर मेरे जैसा कोई बंदा है जो चाहता है कि भाई मेरा बच्चा हो कि भाई मैं उसके बाल मेरे जैसे दिखे, उसकी आंखें मेरी जैसे दिखे, तो ये कैरेक्टर्स, क्योंकि अगर अच्छा है तो उसको जाना चाहिए। अभी मुझे चश्मा है और मेरी वाइफ को नहीं है, तो मुझे चाहिए कि भाई बच्चा जो आए उसको चश्मा ना हो, उसको आंखें उसकी जैसे मिले, मेरी जैसी ना मिले। समझ रहे हो आप बात? पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स ये चूज करता है नेचर। नेचर क्या करता है? जो भी कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स के वो बनाता है
कैसे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और नए जनरेशन में जब गैमिट्स बनते हैं ना तो उनको न्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स देता है। ये मेन रोल है मियोसिस का। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, कॉन्सेप्चुअली। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं तो रिप्रोडक्शन तो असेक्सुअल भी होता है। अच्छा, ह्यूमंस में असेक्सुअल नहीं होता ह्यूमंस में नहीं होता, उन्हें तो बात बच्चे बोलेंगे। हाँ, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल चल रहा था। इवॉल्व क्यों हुआ? इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? मोर कॉम्प्लेक्स तरीका क्यों निकाला हमने? नेचर ने क्यों निकाला रिप्रोडक्शन का? बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स तरीके से मियोसिस होने की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमेशा ये अच्छी बात है। जैसे आपको पता है कि टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ का बेटा है, लेकिन वो उससे ज़्यादा फिट है और ज़्यादा अच्छे उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि नेचर ने सिलेक्ट किया है ना। वैसा है। अभी डेविड धवन को देखो मोटे को, और वरुण धवन को देखो, या बेस्ट इज ऋतिक रोशन, राकेश रोशन को देखो। राकेश रोशन टकला भद्दा, ऋतिक रोशन डूड, है कि नहीं? तो क्या होता है, नई जनरेशन में अच्छे कैरेक्टर्स, जनरली अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमेशा अच्छे कैरेक्टर ही आते हैं क्या? तो लोगों को डायबिटीज कैसे होता है? पुराने अपने आपने ये सुना होगा ना कि इसकी मम्मी को डायबिटीज था तो इसको भी हो गया, उसके पापा को कैंसर था तो इसको भी हो गया। ऐसा होता है ना, हेरिडिटरी, सुना है ना, राइट? तो नेगेटिव कैरेक्टर्स भी कभी कभी आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही आए, है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स आपको पुरानी जनरेशन से मिल रहे हैं, ये मियोसिस के थ्रू होता है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हुआ सब बच्चों को। चलो अब आते हैं हम लोग टेक्सचुअल लैंग्वेज पे, है ना। कॉन्सेप्ट समझा कि भाई मियोसिस क्यों हो रहा है। अब टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पे आते हैं, चलो फटाफट। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमिट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है एक गैमिट्स में। तो गैमिट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, इस स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल का नाम बताओ। जर्म सेल। क्या मैं इसको मदर सेल बोल सकता हूं? है ना, ऑफ कोर्स आई कैन कॉल इट मदर सेल ऑल्सो, बट खास नाम है जर्म सेल, पता चल गया। ओके, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल reduces the chromosome number by half. This is called meiosis. रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला ये भी पता चल गया, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या बन गया? हाफ बन गया, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर कर देता है। ध्यान से सुनना, समझना कैसे, समझो। एक थे अंकल, एक था मैन, एक है वुमन, ठीक है। ओके, अब ये मेल जो था, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म विच इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, yes or no? The female is going to produce ovum which is going to be haploid, yes or no? Clear? अच्छा, मैं आप काम करो, मैं बायोलॉजी के स्टैंडर्ड सिंबल्स लिख देता हूँ। बायोलॉजी के स्टैंडर्ड सिंबल्स पता है आप लोगों को? मेल का सिंबल ये रहा, ये मेल का सिंबल है, और ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है। बायोलॉजी, ये कहीं भी आप साइन देखना, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल। समझ रहे हो बात को? ये वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा नहीं अभी, बट आगे आएगा, समझ में आ जाएगा। तो मेल ने स्पर्म बनाया, फीमेल ने ओवम बनाया, दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड थे, करेक्ट है। ये दोनों मिले तो जाइगोट बन गया,
कैसे? फर्टिलाइजेशन से मिले ना दोनों फर्टिलाइजेशन से मिले तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड था। अब जरा एक इमेजिन करो, एक चीज इमेजिन करो, मियोसिस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अगर ये मेल ने 2n वाले सेल से मियोसिस नहीं किया होता, बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना। ये 2n मेल के पास जो सारे सेल थे जर्म सेल वो 2n थे, फीमेल के पास भी सारे जर्म सेल 2n थे। यहां तक तो अग्रीड है सब लोग? अगर इसने मियोसिस नहीं किया होता और इसने माइटोसिस किया होता तो 2n का 2n रहता, बोलो हाँ कि ना? तो जाइगोट कितना हो जाता? 4n हो जाता, मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाता। तो ह्यूमन बीइंग रहता क्या ये कि म्यूटेट हो जाता, कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाता, है कि नहीं? तो इसलिए मियोसिस का रीजन, मियोसिस की जरूरत समझ में आई आपको कि मियोसिस पहले आधा करता है, फिर फर्टिलाइजेशन वापस डबल कर देता है, फिर मियोसिस आधा करता है, फिर फर्टिलाइजेशन डबल कर देता है, ताकि आपकी ये पूरी प्रोसेस एज इट इज चलती रहे। नहीं तो हर बार क्या होगा? नंबर हर जनरेशन में डबल होते रहेगा। नंबर हर जनरेशन में क्या होगा? अगर माइटोसिस होता तो हर जनरेशन में नंबर क्या हो जाता? प्लॉइडी लेवल डबल हो जाता। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर ह्यूमन बीइंग 4n वाला है तो ये हैप्लॉइड ये वापस माइटोसिस से गैमेट 4n वाला बना रहा है, ये भी ये भी माइटोसिस से गैमेट 4n वाला बना रही है, ये दोनों मिल रहे तो 8n बन गया, तो फिर डबल हो गया, है कि नहीं? तो मियोसिस, तो इन शॉर्ट बच्चों आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? मियोसिस ने नंबर को हाफ किया और फर्टिलाइजेशन ने उसको रिस्टोर करके वापस डबल कर दिया। क्या ये बात भेजे में चली गई? बोलो हाँ कि ना? ये इंपॉर्टेंट था समझना। तो इसीलिए मियोसिस का इंपॉर्टेंस था कि भाई पहले हाफ करो, और फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस था डिप्लॉइड को वापस लेके आओ, यानी रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा? अच्छा, तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होता है, बरोबर है। मियोसिस में एक्चुअली 2 अलग अलग साइकिल्स होती हैं। मियोसिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, पर उसका इंटरफेज एक ही होता है। तो ओनली 1 सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनना। तो जर्म सेल की लाइफ साइकिल अगर मुझे आपको दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? सोचो, मैं आपको दिखाऊंगा पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2। क्लियर? मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2 में वापस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे करेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? G1, S, G2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अभी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर 2 सेल बन गए, फिर वापस मियोसिस 2 हुआ तो टोटल 4 सेल बने ना, 2 सेल फिर 2 सेल। सही है? 2 बार हुआ तो 4 सेल बने। आप बोलोगे अरे हाँ सही है कि नहीं? समझ में आई बात? बोलो यस और नो। चलो, तो यहां पे मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आप लोग नोट करना, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर अगेन अपनी एनसीईआरटी में लिख के रखना, ट्रस्ट मी, ये सारे नोट्स जो यहां लिखवा रहा हूं बहुत काम आने वाले हैं आपको नीट की एग्जाम में। ध्यान से देख लेना। नोट क्या बोलता है? मियोसिस 2 is actually nothing but माइटोसिस। क्या बोल रहा है? मियोसिस 2 is actually माइटोसिस। मतलब असली मियोसिस कौन सा वाला है? पहला वाला कि सेकंड वाला? पहला वाला। समझ रहे हो? ये जो पहला वाला है ना, ये वाला मियोसिस 1 बच्चों,
ये रियल मियोसिस है, एक्चुअल मियोसिस है। ये जो है ना, इन रियलिटी ये बेसिकली वापस माइटोसिस ही हो रहा है, बट उसको नाम दिया मियोसिस 2। क्या ये भेजे में गया? कैसे हो रहा है? अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सर ये नहीं समझाता हूं। ओरिजिनल सेल 2n था ऐसा मान लो, ये तो इजी है ना, मालूम है ना तुम लोग को। ओरिजिनल सेल कैसा था? 2n था, 2n था। तो मियोसिस 1 में इसके 2 सेल बने हाफ हाफ, यानी कि nn। तो इसको मैं बोलूंगा मियोसिस 1। एवरीबॉडी विद मी सो फार? है ना, ये पहला फेज हो गया। अभी सेकेंड फेज में n का वापस 2 बना, देखो n n, इसका बना कितना? n n। तो आप सिर्फ इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, चलो इसको मैं हटा देता हूं। आप सिर्फ इतने पार्ट को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? सर n का 2 सेल बना, सेम नंबर रहा। देखो क्या ये डेफिनेशन नहीं है माइटोसिस का? नंबर सेम रहा, एक के 2 सेल बने। एवरीबॉडी अग्रीज ना नाउ? लाइक अरे हाँ, ये तो माइटोसिस ही हो रहा है ना यार। तो इसीलिए मियोसिस 2 माइटोसिस है। समझे कि नहीं? मियोसिस 2 माइटोसिस ही है, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है बच्चों, समझ गए? ठीक है, तुम्हारे लिए तो नया बोलना पड़ता ना, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ना, तुमको गंगाधर और शक्तिमान नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है ना बच्चों। और जो फेजेस हैं, फेजेस तो यार अब आपको नींद में से उठा के पूछूंगा तो भी याद हो जाएंगे फेजेस तो। सर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, सॉरी मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो फेजेस तो तुमको पता ही है आप लोग, ठीक है। तो जब फेज मालूम है, पार्ट 1 पार्ट 2 मालूम पड़ गया, इंटरफेज भी सेम है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, सब कुछ तो सेम है, तो सर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? एक कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना। एक यूनिक चीज़ है, ध्यान से देखना। यूनिक चीज़ क्या है? मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है, और एक नया, बहुत ही नया प्रोसेस हो रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स। क्या हो रहा है? नया प्रोसेस, नाम क्या है? रिकॉम्बिनेशन। अभी 5 मिनट पहले मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस कहा था, क्या? कि आपको थोड़े कैरेक्टर्स, आपके थोड़े बॉडी कैरेक्टर्स मम्मी से मिले, थोड़े पापा से मिले। ये कहा था मैंने। कैसे मिले? बाय दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा सा स्टोरी सुनेंगे, थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे। 3 इडियट्स पिक्चर देखी सबने? पहला सीन क्या था? पहला सीन क्या था पिक्चर का, याद है? वो कार्टून दिखाया, ऐसे सारे स्पर्म भाग रहे हैं, 300 मिलियन स्पर्म भाग रहे हैं, उसमें से एक जीतता है, याद होगा, ठीक है? या ये कार्टून तो सबने देखा है ना? तो आप सोचो 300 मिलियन स्पर्म थे, उसमें से आप पैदा हुए, आप अकेले पैदा हुए। आप में कुछ तो बात होगी ना कि आप बाकी 2,999,999 स्पर्म से जीते। आप अकेले जीते। आप लड़का लड़की जो भी हो, यू वर बॉर्न, राइट? वाई? आपके पास ऐसे कुछ तो सही कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे ना, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों से जीत गए। सही बात है? तो ये कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड हुए? जब स्पर्म बन रहा था या ओवम बन रहा था फीमेल की बॉडी में, तब नेचर ने क्या किया? सिलेक्ट किए कैरेक्टर्स। कहां से सिलेक्ट किया? सवाल याद है, कहां से सिलेक्ट किए सर? हमारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? हमारा डीएनए। हमारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा डीएनए। डीएनए कहां था? सर डीएनए से क्रोमैटिन थ्रेड बना था। क्रोमैटिन थ्रेड से क्या बना था? क्रोमोसोम बना था, याद है ना? तो क्रोमोसोम पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। यहां तक समझ में आया? तो डीएनए से क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक फीचर्स को। आप बोलेंगे ठीक है।
जब ये क्रोमोसोम्स में चेंजेस होंगे तब न्यू कैरेक्टर्स, न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्रोमोसोम में थोड़े बहुत चेंजेस किए जिसकी वजह से पुराने वाले फीचर्स में थोड़े बहुत नए चेंजेस आ गए, है ना। और यही है मेन फंडा ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यही है मेन फंडा ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्या ये बात भेजे में गई बच्चों? बोलो हाँ कि ना। अब इसको बायोलॉजिकली कैसे समझना है? इसको बायोलॉजिकली ऐसे समझना है कि जब मियोसिस हो रहा था तो एक क्रोमोसोम ऐसा है, ये ब्लू कलर का, समझो। दूसरा क्रोमोसोम ऐसा है, ये रेड कलर का। ये दोनों की लेंथ, इनकी साइज, इनका शेप ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या आप देख सकते हैं? इनफैक्ट मैं एग्जैक्टली सेम ही बना देता हूं, बेस्ट रहेगा। एक रेड है, एक ब्लू है, एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज है। बोलो हाँ कि ना। मैंने कॉपी करके ही बनाया है। अच्छा, सेम शेप, सेम साइज। ये क्रोमोसोम अब एक दूसरे के नजदीक आएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पेयरिंग। क्या बोलते हैं? पेयरिंग। अब बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, पेयरिंग हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है पेयरिंग? क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी थी, सही है ना। दोनों में सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी का मतलब होमोलॉगस, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, कर चुके हम लोग, सबको आता है। तो होमोलॉगस है इसलिए इनकी पेयरिंग हुई। आपके पास ऐसे कितने क्रोमोसोम है बच्चों? टोटल 46 है ना, 23 पेयर्स हैं। तो सोचो ऐसा एक क्रोमोसोम होगा जिसमें, ऐसा एक सेट होगा जिसमें ये दो साथ में आ गए, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसा एक होगा जिसमें ये दोनों साथ में आ गए। शेप कुछ भी हो सकता है ना, एल शेप, वी शेप, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो एक एक जैसे हैं, एक जैसे सिमिलर है, वो सब साथ में आ गए। आपने मान लिया, चलो ठीक है। अब जब साथ में आ गए ना, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से देखना। उसके बाद होगा कि इस क्रोमोसोम का इस ब्लू वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा रेड हो जाएगा और रेड वाले का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये दोनों अपना मटेरियल क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ये बोलेगा एक काम कर, मेरा थोड़ा सा मटेरियल तू ले ले और तेरा थोड़ा सा मटेरियल मैं ले लेता हूं। इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर मतलब समझे, ये वाला यहां से आया और ये वाला यहां से आया, ये क्रॉस हो गए ना। वो अक्षय कुमार वाला तुम्हारा मीम, इधर से इधर, क्रॉसिंग ओवर। तो दोनों क्रोमोसोम ने अपना मटेरियल एक्सचेंज किया कि नहीं किया? अब टोटली कंप्लीटली नया सेट बन गया क्रोमोसोम्स का। अब कैरेक्टर्स में थोड़ा सा वेरिएशन आया कि नहीं आया? सोचो, कैरेक्टर्स में क्या हो गया? थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। और ये नए कैरेक्टर्स आपको जो नया सेल बन रहा है उसमें मिलेंगे। जो नया सेल बन रहा है वो नए कैरेक्टर्स उसमें मिलेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके भाई बहन सेम माँ बाप से आए ना, मम्मी डैडी सेम है, फिर भी आप और आपके भाई बहन अलग अलग दिखते हो ना, है कि नहीं? राइट। तो हिंदी पिक्चर के हिसाब से तो कुछ भी दिखाते हैं, राइट, कि अमिताभ का बेटा अमिताभ है, ऐसा थोड़ी होता है। सिमिलैरिटी हो सकती है। ये जो सिमिलैरिटी और ये डिफरेंस है, ये आते हैं बिकॉज ऑफ ये जो एक्सचेंज हुआ ना बच्चों मटेरियल का, क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए टाइप के क्रोमोसोम बने। नए टाइप के क्रोमोसोम का बनना, इसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन से आपको नए फीचर्स मिलते हैं, नए कैरेक्टर्स मिलते हैं। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? तो ये लाइन को वापस देखो, क्या बोलता है? मियोसिस में
पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुए। मैंने दिखाया आप लोग को, पेयरिंग हुई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, यानी जो सिमिलर क्रोमोसोम्स थे वो एक साथ आ गए, ठीक है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन को आप सिंपल भाषा में बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। कोई भी दो क्रोमोसोम रैंडमली आके अपना अपना मटेरियल चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, होमोलॉगस वाले ही करेंगे। इन्हें कुछ तो सिमिलरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा है। आप बोलोगे ठीक है, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको मार्क कर लेना बच्चों। मार्क माय वर्ड्स, ये जो लाइंस मार्क करा रहा हूं इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना। चलो ओके, अब आते हैं डिटेल्स पे। मियोसिस वन, मियोसिस वन का पहला फेज क्या होगा? कॉमन सेंस, प्रोफेज वन, सीधी बात है। ये लॉन्गेस्ट फेज, प्रोफेज हमेशा लॉन्गेस्ट फेज होता है, बताया था पिछले सेशन में। अच्छा, मियोसिस का प्रोफेज तो माइटोसिस के प्रोफेज से भी लंबा होता है, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? मियोसिस का प्रोफेज वन इज माइटोसिस के प्रोफेज से भी ज्यादा लंबा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। क्यों ज्यादा लंबा? तो ऑब्वियसली लेंथ उसकी ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उसको और 5 सब फेजेस में डिवाइड किया है। कौन से? 5 सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। देखो कौन से? डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 सब फेजेस। एक्चुअली इनको हम लोग स्टेजेस कहते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। प्लीज रिपीट राइट नाउ, अदरवाइज आपको नाम याद नहीं रहेंगे। रिपीट करेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा आपको। इस तरह से ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन आपको लिख लेना है। अब आपको 5 स्टेज के नाम सीक्वेंस में याद करना इजी है। आपको कैसे याद करना है? LZPDD। कैसे याद करेंगे? LZPDD। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। याद हो गया बच्चों? अब बच्चों, जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो एक जरा कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए कि आप लोगों का क्लियर हो जाए, फिर से समझ लेना। डीएनए की एक वर्ड है, जीन्स एक वर्ड है, क्रोमैटिन एक वर्ड है और क्रोमोसोम एक वर्ड है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आधे से ज्यादा बच्चों को इनमें फर्क नहीं समझ में आता, क्योंकि इन चारों को हम लोग बार बार जेनेटिक मटेरियल ऐसा बोलते रहते हैं, है ना? आपको भी कंफ्यूजन होगा। आज ये कंफ्यूजन पूरा पहले क्लियर कर लो, फिर आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है? 5 मिनट लो, ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर लो, टेंशन नहीं रहेगा। अच्छा, डीएनए क्या है? डीएनए एक बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो ऐसा दिखता है, थ्रेड जैसा एक मॉलिक्यूल है। क्या है? थ्रेड जैसा एक मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो? मैगी नूडल जैसा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी पूरा एक डीऑक्सी वर्ड, फिर राइबोन्यूक्लिक, न्यूक्लिक एन, है ना, न्यूक्लिक और एसिड, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ये मेन क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों? ये डीएनए एक थ्रेड जैसा दिखता है, धागे जैसा दिखता है। तो इमेजिन करो, मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन करो ये धागा, ये थ्रेड, क्या आप देख पा रहे हैं? ये थ्रेड, ठीक है? और ये थ्रेड ऐसा, मैं इसको घुमा के ऐसा ट्विस्ट कर देता हूं। ये ट्विस्ट कर दिया मैंने, ठीक है? ये मेरा ईयरफोन है, इसमें ऐसे दिखा रहा हूं आपको। तो ये ट्विस्टेड थ्रेड जो है, ये मेरा डीएनए मान लो, डीएनए। इसके मैं सेगमेंट काटूं, छोटे छोटे सेगमेंट कट करूं,
तो वो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जीन्स। अब मैं आपको अपने ईयरफोन कट करके नहीं दिखाऊंगा, हाँ आप समझ जाओ। ये डीएनए का जो डबल थ्रेड था, डबल थ्रेड याद रखना, हमारे केस में कैसा होता है, डबल होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड, डबल थ्रेड। ये डबल थ्रेड लो, इसके छोटे छोटे टुकड़े काटो, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलोगे, जीन्स। क्या क्लियर एकदम, टेंशन नहीं है ना। अच्छा, ये डीएनए के ऐसे बॉल्स बनते हैं, ऐसे बॉल्स जैसे हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हिस्टोन होता है। उस प्रोटीन के आजू बाजू ऐसे डीएनए एक धागा था ना, डीएनए क्या था, एक धागा था। इमेजिन करो एक बॉल लिया और मैंने उस बॉल के ऊपर ऐसे धागा बांध दिया, मैंने उस बॉल के ऊपर क्या किया, उस धागे को बांध दिया। वो बॉल जो है ना वो प्रोटीन है, और ये जो धागा आपको दिख रहा है ये डीएनए। क्या समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो ना ऐसा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। तो आपको कोई बोलेगा क्रोमैटिन थ्रेड किससे बना है, तो डीएनए से बना है। डीएनए किससे बना है? जीन से बना है। बहुत सारे जीन्स लो, छोटे छोटे टुकड़े लिए, डीएनए बना। बहुत सारा डीएनए लिया, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते गए प्रोटीन के ऊपर, क्या बना? क्रोमैटिन। और बहुत सारा क्रोमैटिन लेके कंडेंस कर दिया तो क्या बन गया? अब याद कर लो, अब समझा, क्लियर हुआ। अब बच्चे बोलते सर क्रोमोसोम में जीन्स किधर है? तो क्रोमोसोम में ना ये जो जीन्स थे ना जो शुरुआत में थे, वो क्रोमोसोम्स पे आ गए ना। अब जीन से डीएनए बना, डीएनए से क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना, सही है। तो सारे जीन्स कहां आ गए? अब क्रोमोसोम पे आ गए। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये जो है ना ऐसे छोटे छोटे आप सेगमेंट देखोगे ना, तो यहां पर आपको सारे क्या दिखेंगे? जीन्स दिखेंगे। तो क्रोमोसोम पे सारे जीन्स ऐसे लाइन से अरेंज्ड होते हैं। ये मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बट इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ऐसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। इससे सिंपल नहीं कर सकते। समझ में आई बात बच्चों? अब थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। अब इतना कर ही लिया तो और इन डेप्थ जाते हैं। चलो समझो फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन था, ये जो छोटा एक लाइन मैंने बनाया ना, ये एक जीन था जो मेरे आई कलर को कंट्रोल करे। क्या? इससे मेरे आंख का कलर डिसाइड होगा। ये एक जीन है जो मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये एक जीन है जो मेरे हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, याद रखना। रियल में इतना सिंपल नहीं होता, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। समझो अलग अलग जीन है, तो ऐसे कितने क्रोमोसोम है मेरे पास? 46 क्रोमोसोम है ना बच्चों। हर क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर्स के ऐसे जीन्स लगाए हुए हैं। किसी एक क्रोमोसोम पे एक ऐसा जीन रखा हुआ है जो आपके स्किन के कलर को डिसाइड करेगा, आप गोरे हो कि काले हो, ठीक है। एक कोई ऐसा क्रोमोसोम मिलेगा जिसपे एक जीन रखा होगा जो डिसाइड करेगा कि आपके बाल स्ट्रेट होंगे कि कर्ली होंगे, आपकी नाक छोटी होगी कि बड़ी होगी। हर फीचर, आपके बॉडी के कितने लाखों करोड़ों फीचर्स है ना, छोटे छोटे। आपके बॉडी में ग्लूकोज बरोबर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंसुलिन बरोबर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बहुत सारे फीचर है। हर एक के लिए एक जीन है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? एक फीचर के लिए एक जीन है, और वो जीन्स कहां रखे हुए हैं? क्रोमोसोम के ऊपर रखे हुए हैं, है ना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? अच्छा, जो ये ऐसा एक क्रोमोसोम था, ऐसा इसका एक जोड़ीदार भी होगा, होमोलॉगस। ऐसा एक इसका जोड़ीदार भी होगा ना, होमोलॉगस वाला। आप बोलोगे हाँ अब समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका एक जोड़ीदार भी होगा जिसमें सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर के जीन्स रखे होंगे बच्चों। हेयर कलर का जीन होगा, हाइट का जीन होगा, आई कलर का जीन होगा। आप बोलोगे ठीक है। अब देखो, समझो हाइट वाले जीन को एक क्रोमोसोम में टॉल था और दूसरे में शॉर्ट था। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, टॉल शॉर्ट, बरोबर। सबने जया बच्चन को देखा, आई एम अज्यूमिंग बच्चों। अभिषेक की मम्मी है ना। बोलो, आप बोलोगे सर आप अभिषेक की मम्मी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके पड़ोसी है। हाँ, हमारे गांव वाले, इलाहाबाद के ही है। तो अमिताभ भैया हमारे गांव के ही है। चलो, तो देखो कैसा है,
टॉल और शॉर्ट समझो ऐसे, हाइट का है, एक क्रोमोसोम पे टॉल था, एक पे शॉर्ट। क्या दोनों पे टॉल हो सकता है कभी कभी? हाँ, दोनों पे टॉल हो सकता है। क्या दोनों पे शॉर्ट हो सकता है? हाँ, जरूरी नहीं कि एक पे टॉल एक पे शॉर्ट, दोनों पे हो सकता है। चलो मान लिया। अब जब रिकॉम्बिनेशन होगा, तो समझो यहां से कट हो गया, यहां से कट हुआ, यहां से कहीं से भी कट हो सकता था ना। मैंने क्या बताया था, एक सेगमेंट निकल जाता है और कुछ नया सेगमेंट आता है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तो यहां से कट होके निकल गया, समझो यहां से ऐसा कट होके ये निकल गया पूरा, आई कलर का भी निकल गया और ये टॉल वाला भी निकल गया। चलो हटा दिया मैंने, और इसकी जगह पे कुछ नया आ गया। तो अब नए रिकॉम्बिनेशन में सपोज उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को शॉर्ट वाला जीन मिल गया, और यही वाला क्रोमोसोम आपके स्पर्म में पहुंचा या ओवम में पहुंचा, क्योंकि अकेला ही पहुंचेगा ना, अब हैप्लॉइड दोनों अलग होके पहुंचेंगे ना, साथ में तो जाएंगे नहीं। साथ में थे तब 2n थे, जब गैमेट में जाएंगे तब क्या हो जाएंगे? सेपरेशन होगा ना, n होंगे ना। तो दो में या तो टॉल वाला जाएगा या शॉर्ट वाला जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, तो इससे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला कैरेक्टर नए गैमेट में या नए ऑफस्प्रिंग में पहुंचा। क्लियर हुई बात? तो ये जीन जो है, छोटे छोटे सेगमेंट है, वही डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली कि कहां पे कैसा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। आई होप ये समझ में आया। बेसिक आइडिया तो आ गया होगा सब बच्चों को कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा होता है कई बार आपके साथ, मम्मी की आंखें ब्राउन है, पापा की आंखें ब्लैक है। आपकी ब्राउन भी हो सकती थी, ब्लैक भी हो सकती थी। दोनों में से किसका कलर मिला, वो आपकी लॉटरी। रिकॉम्बिनेशन होते वक्त किसका वाला जीन आया आपके पास, दोनों में से किसकी हाइट मिली, दोनों में से किसका स्किन कलर मिला। समझ में आ रही बात अभी है कि नहीं बच्चों? सो बेसिक आइडिया वी गॉट ऑफ क्रोमोसोम, जीन वगैरह। नाउ कमिंग बैक टू दिस, लेप्टोटीन पहला स्टेज क्या था? लेप्टोटीन। अच्छा, प्रोफेज में क्या होने वाला है बच्चों? प्रोफेज में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर प्रोफेज में क्रोमैटिन बिकम्स क्रोमोसोम। यस, तो पहले स्टेज में अब क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजिबल होने लग गए, धीमे धीमे, एकदम धीमे धीमे। वो कौन सा गाना था, वैसे आ रहा है लेप्टोटीन में। अच्छा, लेप्टोटीन का नाम लेप्टोटीन क्यों है, कोई पूछ लेगा तो? द वर्ड लेप्टो मतलब थिन, पतला। लेप्टो का मतलब थिन, पतला। तो अभी क्रोमोसोम कैसे हैं? पतले दुबले क्रोमोसोम, थिन है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट बिकमिंग विजिबल। ओके, सेकेंड स्टेज क्या है? जाइगोटीन। द वर्ड जाइगो का मतलब अभी किया तो जाइगोट से आया ना, जाइगो। क्या हुआ था जाइगोट में? मेल और फीमेल आके मिल गए थे। तो पेयरिंग बोलूं, पेयरिंग या फ्यूजन, है कि नहीं बच्चों? मिलना, पेयरिंग होना, फ्यूजन होना। देखो यहां पे लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपको मतलब क्यों समझाता हूं मैं एक एक वर्ड का, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। आप वर्ड जाइगो जहां भी देखो आपको तुरंत समझे, अच्छा कोई दो चीजें मिल रही होगी इसलिए जाइगो वर्ड दिया है। आप आगे लेप्टो वर्ड कहीं भी देखोगे आप समझ जाओगे, अच्छा कुछ पतला सा होगा स्ट्रक्चर इसलिए लेप्टो वर्ड दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का फंडा आप लोग को अभी पता चल गया होगा। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप चीजों को रट्टा मारो प्लीज। हाँ, एक एक वर्ड को समझो, आपको वर्ड समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट समझ में आएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट वे, राइट? चलो, तो जाइगोटीन में क्या होने वाला है? अब जाइगोटीन वर्ड सुनते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आप बोलोगे सर जाइगोटीन में पेयरिंग ही होगी। देखो क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट पेयरिंग। क्या कोई भी रैंडम क्रोमोसोम पेयर हो जाएगा क्या? नहीं, होमोलॉगस वाला पेयर होगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? जिनमें सिमिलैरिटी होगी वो ही पेयरिंग करेगा। यस और नो, है ना? सो द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम बने। अच्छा,
इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को, अभी बायोलॉजिकल टर्म्स है, देखो इंग्लिश में अपन ने बोला 2 क्रोमोसोम थे, सिमिलर थे, होमोलॉगस थे, ठीक है, साथ में आए, पेयरिंग, इंग्लिश में बोला पेयरिंग, बायोलॉजी में बोलते हैं साइनैप्सिस। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? साइनैप्सिस। कुछ नया है क्या? नहीं, 2 चीजें जब साथ में आई, पेयरिंग हुई, उसी को साइनैप्सिस बोलते हैं, समझ रहे हो? बट बायोलॉजिकल वर्ड है क्या? साइनैप्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक और मैं यहां पे लिख देता हूं नोट, नोट करके लिखता हूं। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, ध्यान से सुना, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड साइनैप्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसको साइनैप्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, हाँ, साइनैप्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ पेयरिंग, अच्छा देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलॉगस, एक जैसे दिखते हैं ना, ये और ये अलग दिखते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर अलग है, ये सेम है ना। अच्छा, ये दोनों जब नजदीक आ रहे हैं, इस नजदीक आने की प्रोसेस को, पेयरिंग होने की प्रोसेस को क्या बोला? साइनैप्सिस। क्लियर हो गया? अब ये इस पॉइंट पे टच हुए, देखो पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ मिला क्या? नहीं, थोड़ा पॉइंट टच है, थोड़ा अलग है, सही बोल रहा हूं? हाँ, तो जिस पॉइंट पे वो टच हुए ना, उस पॉइंट ऑफ पेयरिंग को, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं कायस्माटा। नया वर्ड है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों के लिए पहली बार सुन रहे होंगे। क्या वर्ड है? कायस्माटा, और कायस्मा भी बोलते हैं, कायस्मा और कायस्माटा। किसकी माता? कायस की माता। ठीक है, तो पेयरिंग हुई उसको साइनैप्सिस कहेंगे, जहां पर वो आके जुड़े उसको कायस्माटा कहेंगे। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई? थोड़े नए वर्ड्स हैं, प्लीज फोकस करके लर्न करना बच्चों, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे ओके फाइन। अच्छा, 2 क्रोमोसोम आए तो कितने टोटल सिस्टर क्रोमैटिड आए? क्वेश्चन समझा? क्या बोला मैंने? एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितने? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 2 क्रोमोसोम आ गए, तो कितने क्रोमैटिड टोटल? 4 क्रोमैटिड, 1 2 3 4। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो पेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बना है ना, तैयार हुआ ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4, या फिर बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट, यानी कि बाय मींस, बाय और डाई मींस 2, या तो 2 क्रोमोसोम बोल सकते हो या 4 क्रोमैटिड बोल सकते हो, एक ही बात है। क्या ये समझ में आया? वर्ड्स को समझो फिर से। टेट्राड भी बोल सकते हो क्योंकि 4 हैं, या बाइवैलेंट भी बोल सकते हो, क्रोमोसोम 2 है तो बाइवैलेंट, या क्रोमैटिड 4 है तो टेट्राड। अब ये सेंटेंस को पढ़ना, अब देखो एकदम इजीली समझ में आएगा। देखो, क्रोमोसोम का साइनैप्सिस हुआ, यानी पेयरिंग हुई, आप बोलोगे ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये साइनैप्स बना ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा बताओ? इसको मैं बोलूंगा साइनैप्टोनीमल। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे क्या दिखेगा? या तो टेट्राड बोल सकता हूं या बाइवैलेंट बोल सकता हूं। देखो, अब देखो, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। क्या ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सिंपल भाषा में अपन ने समझ लिया कि भाई क्रोमोसोम्स होमोलॉगस वाले जो सिमिलर हैं वो पास में आए, पास में आने की प्रोसेस साइनैप्सिस, जहां जुड़े वो कायस्माटा। अभी बताऊंगा कायस्माटा क्या होते हैं, अभी लिखा नहीं है यहाँ पे। ये जो बन गया, तैयार हुआ, वो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, या फिर बाइवैलेंट बोल सकते हो क्योंकि 2 क्रोमोसोम, या फिर टेट्राड बोल सकते हो क्योंकि 4 क्रोमैटिड। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, प्रोफेज में
तुमको क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं क्या? मैंने ये पिछले माइटोसिस के सेशन में बताया था कि क्रोमोसोम अच्छे से क्लियरली देखने के लिए क्या चाहिए? मेटाफेज चाहिए। तो प्रोफेज पे दिखेंगे बट दे आर नॉट एज क्लियरली विजिबल, करेक्ट है? धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेज में आप आगे बढ़ रहे हो, क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर होती जा रही है। क्या ये समझ में आ रही बात? ओके। पैकिटीन, थर्ड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है? पैकिटीन। अभी पैकिटीन के बारे में ध्यान में रख लेना, ये सबसे लंबा स्टेज है। पैकिटीन कैसा है? सबसे लंबा स्टेज। तो मुझे ये बताना बच्चों, माइटोसिस या मियोसिस के जो 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें सबसे लंबा कौन सा? फर्स्ट वाला, प्रोफेज। अभी प्रोफेज के जो 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, उसमें सबसे लंबा कौन सा? पैकिटीन। क्या ये बात समझ में आई? प्रोफेज, प्रोफेज में सबसे लंबा, प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट फेज ना। मतलब जब हमने माइटोसिस किया था तो ये देखा था कि भाई प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। और इस प्रोफेज में, मतलब अगर मियोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, मियोसिस 1 की, इस प्रोफेज में पैकिटीन जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है। क्या ये समझ रहे हो? पैकिटीन जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है। तो प्रोफेज 1 ही अपने आप में सबसे लंबा है आउट ऑफ ऑल द फेजेस, और उसमें भी अगर 5 फेज में देखो सबसे लंबा कौन है? पैकिटीन है ना बच्चों। चलो, तो आज के लिए, अभी के लिए हम लोग ये सेशन में यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट वील फिनिश ऑफ इन द लास्ट पार्ट है वो, एंड देन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विल कवर इन द लास्ट सेशन ऑफ सेल डिविजन, और वहाँ पे खत्म हो जाएगा।